Good evening to all. Welcome back to Polpath and this is Pratma सिंह। आज काफी समय के बाद ये क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज हम उदारवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने जो है आधुनिक यथार्थवाद, आक्रामक यथार्थवाद, इन सब टॉपिक्स पर चर्चा कर ली है, डिस्कशन कर लिया है। तो इसके लिए आप जो है पहले की क्लासेस देखें। आज हम उदारवादी दृष्टिकोण की बात करेंगे और उदारवादी दृष्टिकोण में यदि हम मेन पॉइंट पर बात करें तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उदारवादी दृष्टिकोण है उसमें आईपी में उदारवादी दृष्टिकोण क्या होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों एवं नीतियों को प्रभावी बनाने में विश्वास करता है। तो यदि आईपी की फील्ड में देखें तो उदारवादी दृष्टिकोण क्या करता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक आदर्शों एवं लोकतांत्रिक नीतियों को प्रभावी बनाने में विश्वास करता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपका उदारवादी दृष्टिकोण से संबंधित। और अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें कि सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है कि मानव स्वभाव बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार जो है क्या है, मानव स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए क्योंकि मानव स्वभाव अच्छा होता है इसलिए आईपी में सहयोग के व्यापक क्षेत्र मौजूद होते हैं। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे कि उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक आदर्शों, नीतियों को प्रभावी बनाने में विश्वास करता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक आदर्शों, नीतियों, मूल्यों, इन सभी को प्रभावी बनाने में विश्वास करता है। कौन करता है? उदारवादी दृष्टिकोण जो है आईपी के क्षेत्र में। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो कह रहा है, इसका जो मेन पॉइंट है कि मानव स्वभाव अच्छा है। क्या है? मानव स्वभाव अच्छा है और क्योंकि मानव स्वभाव अच्छा है इसलिए जो है आईपी में सहयोग के व्यापक क्षेत्र मौजूद हैं। तो ये आईपी में क्या हो जाएगा? आईपी में सहयोग के व्यापक क्षेत्र मौजूद हैं। इनको आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ऐसे ही आप जो मेन पॉइंट है टू द पॉइंट चलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो आप भी अपने मेन पॉइंट नोट डाउन करते रहिए। और जो उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति किस पे क्या करती है कि नैतिकता और साम्यवाद की भावना से प्रेरित होती है। तो ये कुछ जो है कुछ पॉइंट हैं उदारवादी दृष्टिकोण के जो कि आपको याद रखने हैं। और आगे उदारवादी दृष्टिकोण ये नीतियों के आधार पर कई स्वरूपों में विभाजित हो गया है। इसके कई स्वरूप पाए जाते हैं। तो कौन कौन से स्वरूप हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है समाजशास्त्रीय उदारवाद यानी कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। दूसरा क्या बता रहा है? अंतर्निर्भर उदारवाद यानी कि इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म। और तीसरा बता रहा है कि संस्थागत उदारवाद इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। और चौथा है गणतांत्रिक उदारवाद रिपब्लिकन लिबरलिज्म। ये चार प्रकार के जो उदारवादी दृष्टिकोण हैं, चार प्रकारों में आगे बट गया है। इसके चार स्वरूप पाए जाते हैं जिनपे हैं हम वन बाय वन जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम समाजवादी उदारवाद यानी कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। ये क्या कहता है? तो जो समाजशास्त्री जो उदारवाद है, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? जॉन बर्टन है और कार्ल ड्यूस हैं। तो इसके देखो दो जो हैं प्रमुख समर्थक हैं। जो समाजशास्त्री उदारवाद है इसके जो है प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएंगे आपके जॉन बर्टन। आप इसको ऐसे नोट डाउन करते रहिए, ये मेन पॉइंट है। ऐसे नोट डाउन करेंगे आप तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगी लास्ट टाइम में रिवीजन में। तो समाजशास्त्री उदारवाद के पहले हो गए जॉन बर्टन समर्थकों में, प्रमुख समर्थकों में, और दूसरे हो जाएंगे हमारे कार्ल ड्यूस।
ये 2 हो जाएंगे। फिर भी यदि किसी एक का नाम पूछता है कि इस सिद्धांत के यानी कि जो समाजशास्त्री उदारवाद है यानी कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, इसके जो है सबसे महत्वपूर्ण विचारक कौन है? तो जॉन बर्टन हो जाएंगे। ये जॉन बर्टन जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विचारक इस उदारवाद के माने जाते हैं। जॉन बर्टन ने विश्व समाज की संकल्पना दी है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्होंने क्या कहा है? जॉन बर्टन ने क्या दिया है? विश्व समाज की संकल्पना दी है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है, आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व समाज की संकल्पना किसने दी है? तो विश्व समाज की संकल्पना जॉन बर्टन ने दी है। ये आप याद रखेंगे। संकल्पना जॉन बर्टन के द्वारा दी गई है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी उदारवाद में, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो समूह, लोगों के समूह, संगठन और इनके जो संबंध है, इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? तीसरा पॉइंट कि आईपी में लोगों के समूह, संगठनों के जो संबंध होते हैं, इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट हैं कि इसके जो है महत्वपूर्ण कौन है? जो समाजशास्त्री उदारवाद है, आपका सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, तो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं, समर्थक हैं, जॉन बर्टन है और कार्ल ड्यूस भी हैं, लेकिन जॉन बर्टन प्रमुख हैं, नंबर 1 पे आते हैं। और जॉन बर्टन ने क्या है? विश्व समाज की संकल्पना दी है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आपका। और आईपी में जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है, ये मानता है कि आईपी में लोगों, समूहों, संगठनों का संबंध जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म यानी कि आत्मनिर्भर उदारवाद, इसके बारे में देखेंगे। इसके भी कुछ मेन पॉइंट हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट अपना देखेंगे, आत्मनिर्भर उदारवाद। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ही देख रहे हैं, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो है पॉइंट्स सारे देख रहे हैं। तो जो अंतर्निर्भर उदारवाद है, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भर उदारवाद प्रकारात्मक का स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रकारात्मक का स्वरूप है। इसके प्रमुख विचारक की बात करें तो जोसेफ नाई और रॉबर्ट ओवन है। तो इसके हम प्रमुख विचारक देख लेते हैं। प्रमुख विचारक में जोसेफ नाई आ जाएंगे आपके, जोसेफ नाई, और कौन आ जाएंगे? ये रॉबर्ट ओवन, ये इसके प्रमुख विचारक माने जाते हैं। और इस सिद्धांत को कोहेन एवं नाई, इन दोनों ने 2 भागों में विभाजित किया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कोहेन एवं नाई ने किसके राजनीति को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 2 भाग हैं इसके? तो वो 2 भाग हैं, उच्च राजनीति का क्षेत्र एवं निम्न राजनीति का क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कोहेन और नाई ने इसको विभाजित किया है। कोहेन एवं नाई के द्वारा राजनीति को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो पहला है उच्च राजनीति का क्षेत्र। क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बनता है, किसने विभाजित किया है? उच्च राजनीति का क्षेत्र, निम्न राजनीति का क्षेत्र। राजनीति को 2 भागों में, इन 2 भागों में किसने विभाजित किया है? तो कोहेन एवं नाई ने किया है। तो उच्च राजनीति का क्षेत्र आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा आपका निम्न राजनीति का क्षेत्र। इसके जो मेन बातें हैं वो भी समझेंगे कि इनके फीचर्स क्या हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। निम्न राजनीति का क्षेत्र, तो राजनीति को 2 भागों में विभाजित किया गया है, किसके द्वारा? कोहेन
एवं नाई के द्वारा। ठीक है, ये दो हो गए। अब जो उच्च राजनीति का क्षेत्र है, इसमें जो है कोहेन एवं नाई ने कहा क्या है कि इसके अंतर्गत राजनीति के क्षेत्र में सैनिक गतिविधियां और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं इनको सम्मिलित किया गया है। तो जो उच्च राजनीति का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे? सैनिक गतिविधियां, सैनिक गतिविधियां और राजनीतिक राजनीतिक गतिविधियां, गतिविधियां इनको सम्मिलित किया गया है उच्च राजनीति के अंतर्गत। जबकि यदि हम निम्न राजनीति की बात करें तो निम्न राजनीति में कोहेन एवं नाई ने क्या किया है कि जो आर्थिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधियों को जो है सम्मिलित किया गया है, जिसमें ये बताते हैं कि आर्थिक गतिविधि राजनीतिक गतिविधियों का नेतृत्व करती है, ऐसा बताते हैं। और निम्न राजनीति को जो निम्न राजनीति का क्षेत्र है, इसको कोहेन एवं नाई ने सर्वाधिक महत्व दिया है। तो देख लीजिए, जो निम्न राजनीति का क्षेत्र है, इसको जो है कोहेन एवं नाई के द्वारा, निम्न राजनीति का क्षेत्र जो है, इसको जो है कोहेन एवं नाई ने महत्व दिया है, सर्वाधिक महत्व दिया है। कोहेन एवं नाई, इन्होंने क्या किया है, निम्न राजनीतिक क्षेत्र को जो है सर्वाधिक महत्व दिया है। ने सर्वाधिक महत्व दिया है किसे? निम्न राजनीति के क्षेत्र को। और ये बताते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ये राजनीतिक गतिविधियों का नेतृत्व करती हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। और यहाँ पर एक बात आप और ध्यान देंगे कि जो उच्च राजनीति का क्षेत्र है, ये अंतर्निर्भर संबंधों को स्थापित करने में प्रभावी नहीं माना जाता है। तो ये आप एक नोट के तौर पर देख लें कि जो उच्च राजनीति का क्षेत्र है, उच्च राजनीति का क्षेत्र है, ये क्या है? अंतर्निर्भर जो संबंध हैं, अंतर्निर्भर संबंधों को स्थापित करने में प्रभावी नहीं माना जाता है। अंतर्निर्भर संबंधों को स्थापित करने में क्या है कि ये प्रभावी जो है माना नहीं जाता है। ये आप बात यहां से ध्यान रखेंगे। अब हम इनकी एक पुस्तक की बात कर लेते हैं। कोहेन एवं नाई ने, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक की रचना की है, पावर एंड गवर्नेंस इन अ पार्शियली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इस पुस्तक में इन दोनों लोगों ने क्या किया है कि राजनीति के आधारभूत मापदंडों को स्पष्ट किया है। तो ये पुस्तक आप देख लें, कोहेन एवं नाई के द्वारा जो है इस पुस्तक की रचना की गई, जिसमें जो है राजनीति के आधारभूत मापदंडों को स्पष्ट किया गया है, कोहेन एवं नाई। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है पावर एंड गवर्नेंस in a partially globalized वर्ल्ड। ये जो है इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि राजनीति के आधारभूत मापदंडों को तय किया है, स्पष्ट किया है। तो ये इनकी पुस्तक है, कोहेन एवं नाई के द्वारा रचित है ये। यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो अंतर्निर्भर उदारवाद है, इसका विकास किस समय होता है? तो ये भी आप देख लेंगे कि अंतर्निर्भर इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म है जो, इसका विकास ये 1970 के दशक में हुआ, ऐसा माना जाता है। तो 1970 के दशक में विकसित माना जाता है। तो अंतर्निर्भर उदारवाद का विकास 1970 के दशक में
माना जाता है? माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर उदारवाद का विकास कब हुआ है, तो जो उदारवाद है, इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म है, इसका विकास 1917 के दशक में माना जाता है। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज़्यादा इधर-उधर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ये पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ये मेन पॉइंट देखते रहिए, उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस लगाते रहिए। मतलब ही नहीं होता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे। तो आज की क्लास में हमने उदारवादी दृष्टिकोण यानी कि लिबरल अप्रोच या व्यू पॉइंट इसके बारे में बात कर ली है। उसके मेन पॉइंट जो मेन फीचर्स हैं, क्या हैं, उन पे बात की। फिर उसके जो स्वरूपों में 4 प्रकार के स्वरूप हैं, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म एंड रिपब्लिकन लिबरलिज्म। इसमें 4 प्रकार के में हमने जो है 2 प्रकार पे डिस्कस कर लिया है, उनके मेन पॉइंट देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं, सोशियोलॉजिकल एंड इंटरडिपेंडेंट। और आपके तीसरा और चौथा पॉइंट हम कल देखेंगे जो कि इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म है और रिपब्लिकन लिबरलिज्म है। इन पर हम कल डिस्कशन करेंगे और सारे कोर्स की प्लेलिस्ट कोर्स वीडियोस हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिए या फिर चैनल पे विजिट करके आप सारे कोर्स की वीडियोस अवेल कर सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस की वीडियोस भी वहाँ पर लगी हुई हैं, वो भी आप अवेल करके आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।